everyone, I'm Sadia Khanum, pediatric occupational therapist, consultant at Women's Hospital. आज हम चैप्टर नंबर 5 में सेंसरी इश्यूज इन ADHD चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से सेंसरी इश्यूज होते हैं जिसका इम्पैक्ट ADHD बच्चे के डे टू डे लाइफ पे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं सेंसरी इश्यूज़ एग्जैक्टली होता क्या है। पेरेंट्स के बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जब प्रोफेशनल्स उन्हें बताते हैं कि आपके बच्चे में ADHD आपका बच्चा डायग्नोज हुआ है और सेंसरी इश्यूज़ हैं और इसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवानी है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या होते हैं सेंसरी इश्यूज़। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो 8 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेती है। 8 सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन लेती है और ब्रेन अगर वो इन्फॉर्मेशन सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है तो बच्चे के अंदर हमें सेंसरी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। वो 8 सेंसेस कौन सी होती हैं जिनसे हमारा जो ब्रेन है इन्फॉर्मेशन लेता है और प्रोसेसिंग करता है। वो सेंसेस हैं जैसे इस आप चार्ट में देख रहे हैं। हमारी फर्स्ट सेंस है विजुअल सेंस, यानी कि जो विज़न के लिए, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा विज़न के थ्रू, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चा आउटपुट देता है। अगर आप बच्चे को कमांड देते हैं कि आप ये मुझे पेन दे दो, बोतल दे दो, तो जो बच्चा देखेगा तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, ओके, एनवायरनमेंट में पेन कहाँ रखा है, और देन देख कर लाकर आपको देगा। यानी कि उसने देखा तो वो उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचा कि वहाँ पर वो पेन रखा है, एंड देन लाकर उसने पेरेंट को दिया। तो उसने प्रॉपर इनपुट लिया, ब्रेन ने प्रॉपर प्रोसेसिंग करी एंड बच्चे ने आउटपुट भी दिया। तो इसी तरह से हमारी बाकी सेंसेस भी काम करती हैं। ऑडिटरी सेंस होती है सुनने के लिए, गस्टेटरी सेंस होती है हमारे जो टेस्ट बड हैं, खट्टा मीठा, क्या बच्चा क्या टेक्सचर फूड खा रहा है, या चपाती खा रहा है, या सॉफ्ट ब्रेड खा रहा है, तो वो हमें ये गस्टेटरी सेंस से पता चलता है। यानी कि हमें जब टंग पे हमारा कुछ भी टच होता है तो जो इन्फॉर्मेशन जाती है और उससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह का टेक्सचर खा रहे हैं। ऑल्फैक्टरी सेंस यानी कि जो स्मेल करने के लिए होती है, सराउंडिंग में बैड ऑडर है या कोई बहुत अच्छी खुशबू है, तो बच्चा कैसे पहचानेगा, वो ऑल्फैक्टरी सेंस के थ्रू पहचानता है। नेक्स्ट सेंस है हमारी टैक्टाइल सेंस, यानी कि जो टच का काम करती है। टच, आप बच्चा कोई भी कपड़े अगर ड्रेसअप करता है या बच्चा स्विमिंग पूल में जा रहा है या सॉक्स पहनता है या बच्चा गार्डन में खेल रहा है और डिफरेंट टेक्सचर के ऊपर मूव कर रहा है, तो वो टैक्टाइल सेंस से सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और उसी के हिसाब से बच्चे को पता चलता है कि मैं किस तरह का टच मुझे पसंद है। और बहुत बार जो ADHD बच्चे होते हैं वो इसीलिए बहुत सारे टेक्सचर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ टेक्सचर्स पसंद नहीं होते हैं और वो जो शो करते हैं वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू बता पाते हैं। नेक्स्ट सेंस की बात करेंगे वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस बेसिकली बॉडी में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर बच्चा कोई भी मोटर एक्टिविटी करता है, फॉर एन एग्जांपल साइकिलिंग कर रहा है, कैच एंड थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो जंप कर रहा है, तो उसमें कौन सी सेंस वर्क करेगी, वेस्टिबुलर सेंस, जिसमें बच्चा बैलेंस भी करके चलता है, अपना कोऑर्डिनेशन भी करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है समानता रखना अपने शरीर में, अपने शरीर के ऊपरी भाग यानी कि हाथ का और पैरों के साथ समानता, और सीधे भाग का शरीर के उल्टे भाग के साथ समानता रखना। नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है बेसिकली जॉइंट सेंस होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी स्मॉलर जॉइंट्स हैं, यानी कि फिंगर्स के जॉइंट्स हमारे होते हैं, PIP DIP बेसिकली, या हमारे जो बिगर जॉइंट होते हैं, कोई भी हो सकता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो, तो जब हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कोई भी, जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग में हमारे हिप, नी, फुट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो कभी पैर पूरा खुलता है, कभी पूरा पैर बंद होता है, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जंप कर रहे हैं या हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं। तो जो जॉइंट्स मूव करते हैं तो जो वो जॉइंट्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ब्रेन तक पहुंचती है और हमें पता चलता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं,
ठीक है। तो और डे टू डे लाइफ में इस तरह की एक्टिविटी करना एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो एडीएचडी बच्चों में प्रोप्रियोसेप्टिव अगर सेंस में इशू आता है तो बच्चा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल या तो को प्रेफर करने की कोशिश करता है, यानी कि क्वाइट एक्टिविटीज़ को, कॉर्नर एक्टिविटीज़ को, जहाँ ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े, चलना ना पड़े, जंप ना करना पड़े। और अगर सम टाइम इस तरह की प्रेजेंटेशन भी होती है कि एडीएचडी बच्चे को उस सेंस को ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट करता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जंप करता है। पेरेंट्स का बहुत कॉमन होता है, मैम ये भागता रहता है, इधर से उधर जंप करता रहता है, कहीं पर बैठता नहीं है, स्कूल में क्लासरूम में नहीं बैठता। तो मे बी कि बच्चे के प्रोप्रियोसेप्टिव जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। लास्ट सेंस है इंट्रोसेप्शन, जो कि हम इसे एक इंटरनल सेंस कहते हैं, जो हमें इंटरनल सेंस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो जब ये 8 सेंसेस मिलकर एक ऑप्टिमल लेवल पर एनवायरनमेंट से मैसेज रिसीव करती है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर करता है और देन आउटपुट दे पाते हैं। अगर ये पूरा प्रोसेस अगर कहीं पर भी इंटरप्ट हो जाता है या ब्रेन प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है तो बच्चों में हमें सेंसरी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सेंसरी इश्यूज़ अब पेरेंट्स का होता है कि मैम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन अभी हम बहुत स्पेसिफिक कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है। अगर एक कॉर्नर में बैठना शुरू करता है या बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करता है या पर्टिकुलर टेक्सचर्स को ही खाना प्रेफर कर रहा है या तेज़ आवाज़ों से डर रहा है या बच्चा मूविंग व्हील्स को या मूविंग फ़ैन को बहुत ज़्यादा देखता है, तो इस तरह से क्यों कर रहा है। ये इसलिए कर सकता है बच्चा, या तो जो भी इंफॉर्मेशन 8 सेंसेस के थ्रू बच्चा ले रहा है एनवायरनमेंट से, या तो उसका ओवर प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट जा रहा है, या फिर बच्चा अंडर प्रोसेसिंग स्टेट में है, यानी कि कम से कम इतना इनपुट तो जाए ताकि बच्चा अवेयर हो कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो अंडर प्रोसेसिंग में भी क्या होता है कि ब्रेन प्रॉपर ऑप्टिमल लेवल पे प्रोसेस नहीं करता। ओवर प्रोसेसिंग में भी ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट मिलने पर अंडर प्रोसेसिंग, यानी कि ज़रूरत से कम इनपुट मिल रहा है। और थर्ड वन है लो रजिस्ट्रेशन, यानी कि सेंसरी इनपुट जो ले रहा है वो 8 सेंसेस के थ्रू जो बच्चे की बॉडी तक, ब्रेन तक जा रहा है, वो इनपुट आ गया लेकिन वो लॉस्ट हो गया इन बिटवीन, कहीं पर भी तो प्रॉपर अपनी जगह तक जहाँ तक बच्चे को रजिस्ट्रेशन होने तक मैसेज पहुँचना चाहिए था ब्रेन का, वो मैसेज नहीं पहुँचा। इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीव करी बच्चे ने 8 सेंसेस के थ्रू वो रजिस्टर नहीं हुई, तो भी बच्चों में हमें सेंसरी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब इस तरह के सेंसरी इश्यूज़ अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है। सेंसरी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक थेरेपी डिज़ाइन की गई है जिसे हम कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जो कि एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है और ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के थ्रू दिया जाता है। इस तरह का ट्रीटमेंट मतलब और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं दे आर द ग्राउंड लेवल प्रोफेशनल्स जो इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में सर्टिफाइड है तो वो भी इस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो पेरेंट्स को ऐसे प्रोफेशनल्स को सर्च करना है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होती है, ठीक है। आप किसी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, एक प्रोफेशनल्स के पास पहुंच गए जो कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में सर्टिफाइड है, तो होती क्या है, किस तरह से बच्चों की सेंसेस पे काम होता है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एक प्लान्ड थेरेपी होती है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। इसमें आईईपी प्रोग्राम बनाया जाता है, हर बच्चे की क्षमता के अनुसार, हर बच्चे के जो असेसमेंट होता है, जो सेंसरी इश्यूज़ आते हैं, बच्चे की जो दिक्कत होती है उसके अनुसार एक डिज़ाइन किया जाता है प्लान ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा। और
तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में जो डिज़ाइन की हुई एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, गूगल से कोई भी एक्टिविटीज़ आप सर्च करें और और आपको लगता है कि हाँ मेरा भी बच्चा इस तरह से ही सेम करता है जिस तरह से उन वीडियोज़ में बताया जा रहा है, और आप उसको कॉपी करना शुरू कर दें घर पे और वो ट्रीटमेंट आप खुद ही करवा लें। वो एक सही तरीका नहीं है अपने बच्चे को ट्रीट कराने के लिए। तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की सबसे पहले ज़रूरत है। आप उसका एक प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट करवाइए, एक चेकअप करवाइए, ठीक है। जिस तरह से हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग फिजिशियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसी तरह उसी अनुसार सेंसरी इंटीग्रेशन असेसमेंट होता है ताकि पता चले बच्चे को कौन कौन सी सेंसेस बच्चे की इन्वॉल्व है, कौन सी सेंसेस में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कौन सी सेंसेस में बच्चे को कम प्रॉब्लम है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन लेवल कैसा है, ठीक है। और उसके अनुसार ये पूरा थेरेपी चार्ट है वो प्लान किया जाता है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली क्या होता है, उसमें हम बच्चे की सेंसरी डाइट को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, यानी कि जो बच्चे को जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड है, हम उसको वो प्रोवाइड करवा रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ के थ्रू। और ऐसी एक्टिविटीज़ का जो प्लान होता है हम उन्हें सेंसरी डाइट कहते हैं। सेंसरी डाइट में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे मैं अभी आपको पहले भी शेयर किया कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं बच्चे के अनुसार, और इसमें कोई भी जो एक्टिविटी है वो बच्चे के साथ हम फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस सेंसरी जो डाइट है, जो सेंसरी प्लान होता है, वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्लिनिकल सेटअप में भी अप्लाई करता है और होम प्लान भी देता है पेरेंट ट्रेनिंग के पर्पस से। ये बच्चा टू बच्चा डिफ़र करता है कि किस बच्चे को नीड है, किस बच्चे को नहीं है नीड, तो वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल ही आपको गाइड करेंगे। सेंसरी डाइट में से कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको समझा दूं, जैसे कि प्रोप्रोसेप्टिव नीड को फुलफ़िल करने के लिए या वेस्टिबुलर नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाने की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लेकिन उसको कितनी रिदम पे करवाना है, कितना काउंट के साथ करवाना है, कितनी देर तक करवाना है, वो आपको कौन गाइड करेगा? प्रोफेशनल, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बच्चे को कौन सा म्यूज़िक देना है, लाउड देना है, रिदमिक देना है, किस तरह का डीप प्रेशर देना है, बच्चे को क्या मैसी प्ले अलाउ करना है या नहीं करना, ये बच्चे को स्कूल के लिए कैसे रेडी करना है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन बच्चे में कैसे हम इंट्रोड्यूस करें। इस तरह की बच्चे को अगर स्विंग देना है तो हम कौन सा स्विंग बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। डिफरेंट काइंड्स के स्विंग होते हैं एंड कितना रिदम पे, कितना फ्रीक्वेंसी पे कौन सा स्विंग देना है, ये हमें जो गाइड करेंगे वो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट गाइड करेंगे, एक प्रोफेशनल गाइड करेंगे, और उनसे आप इस तरह का डाइट चार्ट लेकर बच्चे की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो सेंसरी इश्यूज अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ADHD बच्चों पे उस सेंसरी ओवरलोड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सेंसेशन का ओवरलोड बच्चे पे बन जाता है तो ADHD बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी क्या इमोशनल हेल्थ रहती है। सेंसरी ओवरलोड को हम कह सकते हैं कि ADHD बच्चों का एक सिम्टम हम मान सकते हैं। अगर एक सेंस या एक से ज़्यादा कोई भी सेंस का स्टिमुलस ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को अगर मिल रहा होता है तो बच्चा सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा ऑडिटरी जो सेंस है उसकी बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि अगर किसी बच्चे का ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑप्टिमल लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि जो सुनने की जो सेंस है वो एक सही लेवल पर वर्क नहीं कर रही है, उस बच्चे को छोटी छोटी साउंड से भी प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसे बच्चे को आप किसी फंक्शन में ले जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वहाँ पे लाउड म्यूज़िक है, तो वो बच्चा ओवर रिएक्ट करेगा। जिस बच्चे को एक फैन की, रेफ्रिजरेटर की साउंड से प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे का अगर ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाकर बिठा दिया जाए जहाँ पर इतना नॉइज़ी इन्वायरमेंट है उस बच्चे के लिए, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए। ये बहुत बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जो आपको हेल्प करेगा, अगेन आपको एक प्रोफेशनल हेल्प करेंगे कि बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये एक एग्जांपल था ऑडिटरी इनपुट के थ्रू। इसी तरह से अगर कोई बच्चा
कॉर्नर विज़न में इन्वॉल्व है या बहुत राउंड चीज़ों में इन्वॉल्व है कि उसको गोल गोल घुमाना चीज़ों को पसंद है, या फ़ैन कोई मूविंग फ़ैन है उसको देखना पसंद है, तो ऐसे बच्चे को हमें ऐसे इन्वायरमेंट से कट डाउन करना है जहाँ पर इस तरह का इनपुट उसे और मिले, यानी कि उसे और बढ़ावा ना मिले। तो हमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम इसको इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे तो बच्चा सेंसरी ओवरलोड से एक तरह से ग्रस्त होगा और उसका इफ़ेक्ट जो होगा बच्चे को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बिहेवियर्स के थ्रू देखने को मिलेगा। बच्चा बहुत क्रैंकी हो सकता है, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और सम टाइम अगर सिवेरिटी अगर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा है तो वो सेल्फ बाइट या सेल्फ हार्म भी करना स्टार्ट कर देता है। कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें एडीएचडी बच्चों के साथ देखने को मिलते हैं सेंसरी ओवरलोड की फॉर्म में, यानी कि बच्चे को अपना इमोशनल रेगुलेशंस नहीं पता कि किस तरह से करना है, कैसे अपने इमोशंस को शो करना है पेरेंट्स के सामने, या पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस करें, या फिर बच्चे को कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इनअटेंटिव है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी बच्चे में सेंसरी ओवरलोड मतलब सेंसरी ओवरलोड को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। क्या ऐसे कॉजेज़ हैं कि जिनसे बच्चे का सेंसरी ओवरलोड बढ़ जाता है? कोई भी ऐसा स्टिमुलस, एनवायरनमेंट से कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमारी 8 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस को या एक से ज़्यादा सेंस को अगर ट्रिगर करता है तो उससे बच्चे का सेंसरी ओवरलोड बढ़ जाता है और बच्चा बहुत डिफरेंटली बिहेव कर सकता है। अब अगर हम टेस्ट सेंस की बात करें तो टेस्ट सेंस में हो सकता है बच्चे को कोई स्पाइसेस पसंद नहीं है, कोई फ्लेवर पसंद नहीं है, टेम्परेचर बच्चे को पसंद नहीं है, या फिर वो टेम्परेचर, वो स्पाइसेस, वो फ्लेवर बच्चे को बहुत इरिटेट कर रहा है। आपको लगता है कि बच्चा खा नहीं रहा, फ्रूट नहीं खा रहा है या चपाती च्यू नहीं कर रहा। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या बच्चे का जो ओरल कैविटी है वो सही है। बच्चे का सेंसरी अगर इश्यूज़ रहेगा तो बच्चा च्यू नहीं करेगा, कोई भी टेक्सचर अलाउ ईजिली नहीं करेगा, तो उसके लिए प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चाहिए। अगर हम साउंड की बात करें यानी कि ऑडिटरी सेंस की बात करें तो अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है, अगर हाइपर सेंसिटिव बच्चा है ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए, तो उस बच्चे को लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद होगा, उसे फायरवर्क, पटाखे नहीं पसंद होंगे। तो ऐसे ये इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए स्ट्रेस बढ़ाने का काम करता है। अगर हम विज़न की बात करें तो हो सकता है बच्चे के लिए हार्श जो लाइट्स होती हैं या फिर फ्लैशिंग लाइट्स जो होती हैं, या हम मोबाइल में भी हमारी जो टॉर्च वाला जो लाइट होती है, इस तरह की जो चीज़ें बच्चे को बहुत ट्रिगर कर सकती है, तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। स्मेल की अगर हम बात करें तो कोई भी बच्चे को स्मेल के लिए हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस इन्वॉल्व होती है, तो हो सकता है कि बच्चा ऑल्फैक्टरी अवॉइडर हो। अगर बच्चा ऑल्फैक्टरी अवॉइडर है तो बच्चे को कोई भी अपने इसके सामने खाना सर्व किया तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वो सिर्फ च्यू नहीं करना चाहता, खाना नहीं चाहता इसलिए अवॉइड कर रहा है वो फूड। हो सकता है बच्चे को जो उस खाने में से जो स्मेल आ रही है बच्चा वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही परफ्यूम हो सकते हैं, शैम्पू हो सकता है बच्चे का न, तो हमें ये ऑल्फैक्टरी, और इसका हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस तरह की सेंस और ऑर्डर बच्चे को देनी है या नहीं देनी, वो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन जब असेसमेंट होगा उससे हमें क्लियर होगा, और प्रोफेशनल की हेल्प के थ्रू वो आपको पेरेंट को एक पेरेंट ट्रेनिंग में बताया जाएगा। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो बच्चे बहुत बार शूज़ पहनना अवॉइड करते हैं, सॉक्स पहनना अवॉइड करते हैं, डिफरेंट क्लोथिंग अवॉइड करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि अगर कोई एक टी शर्ट बच्चा 5 दिन से पहन रहा है तो नई टी शर्ट को वो अलाउ नहीं करता, उसे पर्टिकुलर ये 2 टी शर्ट ही पहनना पसंद है। तो उसका रीज़न जानने की ज़रूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। मे बी वो बच्चा टच सेंसिटिव हो, टेक्सचर को अवॉइड कर रहा हो। आपके लिए वो टी शर्ट एक नॉर्मल टी शर्ट है, बट हो सकता है उसका कोई टैग, उसका टेक्सचर बच्चे को बहुत इरिटेट कर रहा है, ओवर सेंसिटिव बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशन में बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है।
टच सेंस की अगर हम बात करें तो अगेन टच में हमें ये देखना होता है कि बच्चे को, बहुत बार बच्चे हग अवॉइड करते हैं। फिज़िकल टच, अगर पेरेंट्स उन्हें हग करने की कोशिश करते हैं या शोल्डर पे अगर हाथ रख लेते हैं तो अनएक्सपेक्टेड फिज़िकल कांटेक्ट को बच्चा इजीली नहीं लेता, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप क्यों मुझे टच कर रहे हो। या फिर पेरेंट, एक बहुत कॉमन होता है कि अगर रोड पे बच्चे को लेके जा रहे हैं पेरेंट, उसका अगर हैंड को होल्ड कर लेते हैं तो बच्चा अवॉइड करता है और फिर भागना शुरू कर देता है, तो मे बी बच्चा टच सेंसिटिव हो। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं ओवरलोडेड बच्चे में। अगर एडीएचडी बच्चा है और ओवरलोड है, उसका सेंसरी जो इनपुट है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर ओवरलोडेड है, तो सिम्टम्स पर्टिकुलर नहीं होते, बहुत वेरी करते हैं बच्चा टू बच्चा। बट कुछ सिम्टम्स जैसे कि बच्चे को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी और बच्चा अपने एकेडमिक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पेरेंट्स को लगता है कि वो एकेडमिक में अच्छा नहीं है। हो सकता है कि जिस टेबल पे, जिस चेयर पर बैठकर बच्चा काम कर रहा है, उस रूम में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। हो सकता है वहाँ की जो लाइट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है कि बच्चा बहुत रेस्टलेस है, उसकी जो वेस्टिबुलर सेंस की जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हुई है, तो बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा। उसका सिटिंग टॉलरेंस बहुत पुअर है, इसलिए बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, बच्चे में हो सकता है कि बहुत पर्टिकुलर है चीज़ों को खाने में, पिकी ईटर वाला प्रेजेंटेशन शो करता है, तो इट मे बी कि बच्चे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पुअर है, तो आप उसके लिए पेडियाट्रिशियन की हेल्प भी ले सकते हैं। और हो सकता है उस बच्चे का ओरल सेंसरी असेसमेंट करवाकर और उसकी सेंसरी नीड को फुलफ़िल किया जाए। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ बच्चा प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, यानी कि छोटे छोटे काम जो हैंड्स की उंगलियों से ही करने होते हैं, जैसे कि बटनिंग, अनबटनिंग, जिपिंग, बच्चा नहीं कर पा रहा, तो मे बी बच्चा अवॉइड कर रहा है, उस टेक्सचर को टच करने में अवॉइड कर रहा है। इट कैन बी एनी। तो या फिर बच्चा टो वॉक कर रहा है, ग्रास में, मिट्टी में, कहीं पर डिफरेंट टेक्सचर में जाता है, तो बच्चा पीछे से एड़ियाँ उठाकर चलने की कोशिश करता है, तो इस तरह की वॉक को हम टो वॉक कहते हैं या टिप टोज भी कहते हैं। तो उसका रीज़न हो सकता है बच्चे को वो टेक्सचर फिर से पसंद नहीं आ रहा है, प्रोप्रोसेप्टिव बच्चे की नीड पूरी नहीं है, बच्चे को फिज़िकल टच नहीं पसंद, हग नहीं पसंद, पुअर डाइट है, सिलेक्टिव ईटिंग देखने को मिल रही है, बच्चा अपनी ही दुनिया में रहता है। पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम इसे आवाज़ देते हैं, ये अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बच्चा। हो सकता है बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो पुअर नहीं है, यानी कि बच्चे को आवाज़ तो गई लेकिन उसे नहीं पता कि वो नाम उसी बच्चे का है, उसको रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें ऑडिटरी जो फ़िल्टरिंग है कहीं ना कहीं बच्चे की हैम्पर हो सकती है। वहाँ ऑडिटरी फ़िल्टरिंग सही ना होने की वजह से बच्चा इस तरह की इनपुट नहीं प्रॉपर ले पा रहा है और इसीलिए आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स थे। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ हैं, ये बच्चे में हमें देखने को मिल सकते हैं, एडीएचडी बच्चे में, और ये 8 सेंसेस मिलकर इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता तो हमें सेंसरी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं बच्चों में। थैंक यू सो मच।